दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे मगध राज का उत्कर्षण से। इससे पहले हम लोग कल की क्लासेस में वो पढ़ चुके थे काफ़ी। अब आगे बढ़ते हैं कल के क्लासेस के आगे। तो आज लुसेंट चैप्टर नंबर 13 से हम लोग आज का क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। मगध राज का उत्कर्षण यानी मगध राज का उत्कर्षण यानी मगध राज का विकास, मगध राज की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना, इसके विषय में हम लोग अब देखेंगे। तो देखते हैं मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक यानी मगध जो है, मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक देखे तो कौन थे? वृद्धरथ थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी, राजगृह है जिसको कहते हैं। जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। ये जरासंध जो था ये वृद्धरथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश का जो संस्थापक था उनका नाम बिंबिसार था। ये मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे और ये जो है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हम लोग इसको मानते हैं कि इतने वर्ष में ये बैठे। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था यानी वो जो ना बौद्ध धर्म को पालन करने वाले थे। यह प्रथम भारतीय राजा था, यह जो ना प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। यानी ये एक ऐसे प्रथम राजा थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को काफी ज्यादा ध्यान दिया था। यानी कैसे हम रेगुलेट करें, कैसे अपने प्रजा की देखभाल करें, या तो फिर उनके सुख सुविधा या तो फिर उनकी समस्याओं का कैसे समाधान करें, इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था एक डेवलप किए थे। अब देखते हैं बिंबिसार ने वृद्धरथ को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। अब देखते हैं कि उस समय राजा जो है ना एक दूसरे के साथ राज्य को जीतने के लिए युद्ध किया करते थे। तो बिंबिसार ने वृद्धरथ को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। यानी मगध राज के जितना पहले क्षेत्रफल के अनुसार देखे तो क्षेत्रफल जितना था अब उसमें अंगराज भी सम्मिलित हो गया। तो अब बिंबिसार का जो है ना राज्य क्षेत्र काफी ज्यादा विस्तारित हो गया। आगे देखते हैं बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने जो ना राजगृह को अपना राजगृह का निर्माण करके अपने उसको राजधानी बना दिया। यानी बिंबिसार के शासनकाल में राजधानी किसके बनाया गया? राजगृह को बनाया गया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार का अगर देखे शासनकाल तो इन्होंने जो है मगध के गद्दी पे 52 वर्षों तक शासन किया। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा। महात्मा बुद्ध जो बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने तरफ से जो उनके राज्यवेद थे जीवक उनको उनके सेवा में भेजा था। अवंती के राजा प्रोद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, अवंती के जो राजा थे वो एक बार जब बीमार थे, किससे? पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजे थे। यानी उस समय जो उनके वहां जो अच्छे वेद में से माने जाते थे ये जीवक, जिनको पांडु रोग से इनका उपचार करना आता था, जिसके कारण जीवक को वहां भेजे थे बिंबिसार ने। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर, बिंबिसार की बात देखें तो बिंबिसार ने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी वैवाहिक संबंध इसलिए स्थापित करते थे क्योंकि युद्ध करके जो युद्ध लड़के जो राज्य को वो जीतते थे वो काफी देर तक उसमें जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सही सलामत नहीं रह पाते थे। लेकिन उसी को अगर विवाह के रूप में अगर संबंध स्थापित करके उस राज्य को अगर अपने अधीन किया जाए तो वो संबंध काफी अच्छा और काफी दिनों तक चलता था वो, जिसके कारण उस राज्य में उस जीते हुए राज्य को उसमें विद्रोह की संभावना अत्यंत कम होती थी। इसने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन, अब देखते हैं बिंबिसार ने जो है ना कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। अब साथ ही साथ वैशाली के चेतक की पुत्री यानी वैशाली के जो राजा के पुत्री थे चेलना, उनसे भी विवाह किया। 2 विवाह हो गए। तीसरा देखते हैं मध्य देश जो वर्तमान पंजाब है उसकी राजकुमारी क्षेमा से भी उन्होंने शादी किया। यानी अपने जीवन काल में उन्होंने 3 शादी कर अपना क्षेत्र को बढ़ाने में काफी मदद की है या क्षेत्र को बढ़ाए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अज्ञातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार की अगर मृत्यु देखे तो उनके अपने ही पुत्र के द्वारा उनकी हत्या की गई। और हत्या क्यों की गई होगी?
उसके राजगद्दी को शासन करने के लिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए। तो हत्या कर दी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा है। यहाँ पे देखते हैं कि एक पुत्र ही अपने पिता की हत्या करता है, उसके बाद उन्हीं की गद्दी पर वो विराजमान होकर शासन चलाता है। इसका उपनाम यानी अज्ञातशत्रु का अगर उपनाम भी देखें तो उसका उपनाम क्या था? कुनिक था। वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, यानी प्रारंभ में जो है ना कुनिक जो है ना जैन धर्म को पालन करता था। अज्ञातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अज्ञातशत्रु की बात की जाए, जो बिंबिसार का पुत्र था, वो 32 वर्षों तक जो है ना मगध पर शासन किया। अज्ञातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। या अज्ञातशत्रु का सुयोग्य मंत्री मतलब उस समय जो उनके मंत्री थे मंत्री परिषद में, उनमें से काफी योग्य मंत्री ये थे वर्षकार की सहायता से वो अज्ञातशत्रु ने वैशाली पर विजय किया। ये जो ना वर्षकार इनके मंत्री परिषद में एक योग्य जो मंत्री थे, इन्हीं के सहायता से, इन्हीं के कहे अनुसार इन्हीं की सहायता से अज्ञातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और उन पर भी विजय प्राप्त किया। 461 ईसा पूर्व यानी 461 ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व का अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गया। देखिए, इससे पहले भी जो है बिंबिसार की हत्या कर उनके पुत्र जो है अज्ञातशत्रु, उनकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। यही वाला जो क्रम इसके साथ भी दोहराया जाता है, यानी अज्ञातशत्रु की भी हत्या कर उनके पुत्र उस गद्दी पर बैठता है जो उदयन होता है। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदयन ने जो है ना पाटिल ग्राम की स्थापना की। वे जैन धर्म का अनुयायी थे। ये भी जो है ना जैन धर्म का पालन करते थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन था। अगर हर्यक वंश की बात करें तो अंतिम राजा के रूप में उदयन को हम लोग देखते हैं। उसका पुत्र कौन था? नागदशक था। उसका पुत्र एक था जिसको नागदशक के नाम से जानते हैं। नागदशक को उसके अमात्य, नागदशक को उनके अमात्य यानी जो उनके मंत्री परिषद में अमात्य होते थे, ये सलाह मशवरा देने के लिए राजा के परिषद में होते थे। उन्हीं अमात्य के द्वारा नागदशक की मृत्यु की गई, हत्या की गई और वो 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ हो गए। उसके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की और अमात्य ने जो है ना उसकी हत्या करके 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित कर लिया। अब शिशुनाग ने जब राजा के हत्या कर दिया तो हत्या के उपरांत जो विद्रोह होता है उस विद्रोह से बचने के लिए वो शायद पाटलिपुत्र से वैशाली अपना राजधानी कर दिया। आगे देखते हैं शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होता है वो कालाशोक होता है। पुनः उसने जो है ना राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। पुनः वो दोबारा से जो है ना पाटलिपुत्र अपने राजधानी को ले आया। अब देखते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम राजा। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। अगर नंद वंश का संस्थापक की बात करें तो वो कौन था? महापद्मनंद था। अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। यह सिकंदर का समकालीन इसलिए कहा गया है क्योंकि सिकंदर जब अपना नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एवं अंतिम शासक की बात करें तो वो धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। समकालीन का अर्थ है कि जो सिकंदर विश्व विजय करने के लिए निकले तब उस समय जो ये भारत पर आक्रमण करने आए उस समय जो है ना भारत का शासक देखे तो ये सिकंदर के समकालीन थे, धनानंद थे उस समय यहाँ के शासक। इसे जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। धनानंद के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था और उसमें जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया और मगध पर नए वंश की स्थापना। उसके बाद उनको पराजित करने के बाद उनको राजगद्दी से हटा दिया और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अब आगे हम लोग देखते हैं सिकंदर के बारे में देखते हैं। तो सिकंदर का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से 556 वर्ष पहले। इसका पिता का नाम देखें तो पिता फिलिप्स था और फिलिप
559 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप्स की बात करें तो ये मकदूनिया का शासक कब बना था? 559 ईस्वी में। यानी सिकंदर के पिता भी जो थे ना वो एक राजा थे। इनकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई। इनकी जो ना हत्या कर दी गई 329 ईस्वी में। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर की बात करें तो ये जो ना महान फिलोसोफर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। अब जो सिकंदर विश्व को पूरा जीतते हुए आ रहे थे और आते क्रम में ये इनका भारत में प्रवेश हुआ और भारत विजय अभियान जो है ना 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगर सिकंदर का सेनापति की बात करें तो इनका सेनापति जो है ना सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। सिकंदर को जो है ना पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। पोरस यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। उनके साथ जो है इनको युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम विस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस जो है पोरस के साथ जो युद्ध हुआ इसको जो ना हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम विस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम विस्ता युद्ध का नाम का ये अर्थ है क्योंकि वो झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, जिसके कारण इसको झेलम विस्ता युद्ध कहा जा रहा है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। जब सिकंदर की सेना भारत आक्रमण करने के लिए आ रही थी तो झेलम नदी जो बीच में पड़ती थी उसको वो लोग उनके सेना लोग पार करने से मना कर दिए। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। उसके बाद जो है ना सिकंदर जो है ना 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर की अगर मृत्यु की बात करें तो ये जैसे कि 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटे और लौटते ही अपने वहां लौटते ही क्रम में ही जो इसकी जो है ना रास्ते में ही मृत्यु हो गई। कब हो गई? 323 ईसा पूर्व में हो गई और ये 33 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इनका जो ज्वर के कारण, अत्यधिक ज्वर होने के कारण जो है ना इनका मृत्यु हो गया था। सिकंदर जल सेनापति का नाम निरयाकस था। सिकंदर का जो जल सेनापति यानी जल मार्ग का सेनापति जो था उसका नाम निरयाकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा की बात करें तो ये कौन था? बौकेफ्ला। इसी के नाम से इसने झेलम नदी के तट पे बौकेफ्ला नामक नगर बसाया। इनका प्रिय पशु का नाम था बौकेफ्ला और इन्हीं के नाम पे जो है ना झेलम नदी के तट पे जहां तक वो पहुंचे थे, जहां तक वो प्रवेश किए थे, वहां उसी नगर का नाम क्या रखते हैं? बौकेफ्ला नाम रखते हैं। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य चैप्टर नंबर 15 मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका जन्म जो है ना 345 ईसा पूर्व में माना जाता है, यानी ईसा मसीह से जन्म के पहले माना जाता है, 345 वर्ष पहले। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकस कहा है। जस्टिन की बात करें तो उन्होंने जो है ना इसको सेंट्रोकस कहा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकस कहा गया। जस्टिन जो है ना ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। इन्होंने सेंट्रोकस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। विलियम जोन्स तो ये थे आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इनकी पहचान जो किया चंद्रगुप्त मौर्य से किया है, यानी मौर्य को ही जो है ना सेंट्रोकस कहा जाता था। विशाखादत्त कृत्य मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। विष्णुगुप्त जो है ना चाणक्य, कौटिल्य जिसको कहते हैं, उन्होंने इनकी मदद किए थे। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, और यही जो है ना चाणक्य आगे चल के चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा।
चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो है ना जैन धर्म का पालन करते थे। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने जो है ना 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध लड़ा और उसको जो हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हारने के उपरांत पुत्री जो है ना कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। हारने के शर्त के अनुसार जो है ना अपने पुत्री का विवाह जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, युद्ध की जो संधि शर्त थी, संधि यानी एक दूसरे के साथ जो संबंध स्थापित करना, संधि कर लिया गया युद्ध के उपरांत। उसकी शर्त में से 4 शर्त क्या थे? 4 प्रांत थे, वो काबुल थे, कंधार थे, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए गए। शर्त के अनुसार ये 4 राज्य उनको हार स्वरूप देना पड़ा। अब जब हार स्वरूप उनको देना पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य का अब जो जितना क्षेत्र में वो राज करते थे, अब वो क्षेत्र काफी ज्यादा विस्तार हो गया, उसका विस्तृत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त जो है ना जैन धर्म को अपना लिया और उनके गुरु जो है ना जिनसे वो दीक्षा लिए, यानी उस धर्म के बारे में जिनसे वो ज्ञान लिए, वो कौन थे? भद्रबाहु थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज की बात करें तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने का अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अगर मेगास्थनीज की बात माने तो उस समय जो है कोई राजा जैसे निकलते थे तो निकलने के उपलक्ष्य में जो है ना एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। अब राजा को जो है ना एक सोने के पालकी में बैठाकर उनको ले जाया जाता था। अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। इनके जो सुरक्षा कर्मी होते थे अंगरक्षक, वो जो है ना सोने चांदी से सजे हाथियों पे वो लोग बैठे होते थे, विराजमान होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। कुछ अंगरक्षक की बात की जाए तो उनके आसपास जो अंगरक्षक रहते थे वो पेड़ों को लेकर चलते थे, यानी कुछ पेड़ों की टहनियों को लेकर वो लोग चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते होते थे। इन पेड़ों पे जो बैठने वाले पक्षी होते थे वो प्रशिक्षित तोते होते थे, यानी उन पक्षियों को, तोतों को जो है ना काफी ट्रेन किया जाता था। वो ट्रेंड तोते होते थे का एक झुंड रहता था, वो पूरा झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। जो सम्राट के सिर के ऊपर में चारों तरफ चक्कर लगाते थे। जैसे कहीं हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम कहीं भी रैली करते हैं तो उस रैली के दौरान हम लोग अभी के देखते हैं कि कुछ ड्रोन कैमराज का यूज किया जाता है। वो ड्रोन कैमरा क्या करते हैं? उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा के दृष्टि से उनको रखा जाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। राजा की सुरक्षा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी जिसके कारण जो है ना वो महिला भी, कुछ अंगरक्षक होते थे जो हथियारबंद यानी हथियार से लैस होते थे, वो हथियारों के साथ होते थे। उनके खाना खाने के पहले, अब देखते हैं जो राजा को जो खाना परोसा जाता था, जो खाना वो खाते थे, वो खास नौकर उसे खाकर चखते थे। वो जो है ना खाना जो है ना राजा को देने से पहले उनके जो खास नौकर, विश्वास पात्र जो नौकर थे, वो पहले खाकर उसको चख के देखते थे। उसके उपरांत जो है ना वो खाना राजा को दिया जाता था। हाँ कि अब ये खाना सही है, इसमें कोई जहरीला पदार्थ वगैरह मिश्रित नहीं है। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। वे लगातार की बात करें, कोई भी कमरे में जो है ना लगातार 2 रात नहीं सोते थे, यानी अल्टरनेट सोते थे। आज इस कमरे में सोए तो कल उस कमरे में सोएंगे, ऐसे वो अल्टरनेट सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में आप जानते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था, यानी पाटलिपुत्र जो है ना एक विशाल प्राचीर, यानी प्राचीर का मतलब है एक दीवार जैसा, बाउंड्री जैसा बना हुआ था, उससे जो है ना ये घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज एवं
64 द्वार थे, जिसमें 570 जो है ना बुर्ज यानी खंबे थे, और उसमें प्रवेश करने के 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। उस समय जो है ना उनके समाज में जो घर बने होते थे, घर के डिजाइन कैसे होते थे, 2 या 3 मंजिला वाले घर जो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। यानी उस समय जो है ना पक्की ईंटों का प्रचलन नहीं था। राजा का महल भी काठ का बना होता था। राज का महल काठ का बना होने का क्या है, मतलब वो लकड़ी के बने होते थे, जिसमें पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया जाता था, जिसको जो है ना पत्थर के नक्काशी यानी पत्थर का डिजाइन बना के उसको अलंकृत उखेरा जाता था, चित्र चित्र बनाया जाता था उस पे, जिसे पत्थर की नक्काशी अलंकृत किया जाता था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों से बने बसेरा से घिरा हुआ था। राजा का जो महल था वो चारों तरफ से उद्यान और पक्षियों के चहचहाते हुए पार्क के जैसा बना घिरा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किसके बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच का वर्णन एपियानस ने किया है। या प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। प्लूटार्क की अगर माने तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सेल्यूकस को युद्ध में हराए थे, तो उनको जो है ना हार के पश्चात जब उनसे वो राज्य ले लिए गए और बेटी का विवाह करा दिया गया, तब उसके पश्चात जो है ना वो उनको भेंट स्वरूप जो है ना 500 हाथी का उपहार दिए। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। चंद्रगुप्त की मृत्यु देखते हैं, ये अपनी मृत्यु का जो त्याग ना स्वेच्छा से किए थे। ये जो है ना श्रवण बेलगोला नामक एक स्थान है जहां पे ये व्रत रखकर ये अपना जीवन की समाप्ति किए थे। आगे देखते हैं अब राजा बिंदुसार के बारे में। अब देखते हैं चंद्रगुप्त के पुत्र जो है ना बिंदुसार के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। इसका उत्तराधिकारी का बात करें, यानी इसका बात जो है ना इसके उत्तराधिकारी, इसके राज सिंहासन को संभालने वाले को उत्तराधिकारी कर रहे हैं, बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व यानी 298 ईसा मसीह के जन्म के पहले मगध की राजगद्दी पर बैठा, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। इनको जो है ना बिंदुसार को जो है ना अमित्रघात के नाम से भी जानते थे। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाशक, यानी शत्रुओं का दमन करने वाला, विनाश करने वाला को अमित्रघात कहते थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी जैन धर्म के जो आजीवक संप्रदाय थे उनके जो है ना ये अनुसरण पालन करते थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखिल पुत्र गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की बात करें तो इसकी जो है ना स्थापना मखिल पुत्र गोसाल ने किया था। अब देखते हैं आगे वायु पुराण। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में देखते हैं बिंदुसार को क्या कहा गया, भद्रसार या वारिसार कहा गया है। अब एस्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार का जो शासन रहा था उसमें उनके दरबार में जो है डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी की बात करें तो इसी को जो है ना डायमेकस को ही माना जाता है, तो इनको उनके राज दरबार में भेजा था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया। जैन ग्रंथों की बात करें तो उसमें बिंदुसार का जो नाम आता है वो सिंह सेन के नाम से देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला को जो देखे, जो वर्तमान पाकिस्तान में हो, वो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुई। 2 विद्रोहों का वर्णन है इसमें जो है ना, 2 विद्रोह जो हुए थे उसका वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए यानी इस विद्रोह को शांत करने के लिए उन्होंने बिंदुसार ने पहले सुसीम यानी बिंदुसार का जो एक पुत्र था सुसीम, उनको भेजा, और बाद में जब उनसे सुसीम से जो वो विद्रोह शांत नहीं हुआ तो उसके उपरांत जो है ना अशोक को भेजा, दूसरे पुत्र अशोक को भेजा। तब अशोक ने उस विद्रोह को शांत किया। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने
सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। अब देखते हैं कि हमारा जो उस समय का व्यापार, उस समय का संबंध देखते हैं, तो उस समय का संबंध हमारा सीरिया से भी रहा था। और सीरिया से जो ना हम लोग क्या मंगाते थे? मदिरा मंगाते थे, सूखे अंजीर मंगाते थे। मदिरा यानी शराब मंगाते थे, सूखे अंजीर यानी एक फल होता है वो मंगाते थे, और एक दार्शनिक यानी एक फिलोसोफर भेजने की प्रार्थना किया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अब बौद्ध विद्वान तारानाथ की बात करें तो इन्होंने जो है ना बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, यानी 16 राज्यों को जीतने वाला को बताया गया है बिंदुसार को। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। बिंदुसार की सभा में देखें तो वो 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान जो है ना खल्लातक था। जिसका प्रधान देखें तो खल्लाटक था। प्रधान यानी इन सभी का प्रधान होता था, कौन होता था? खल्लाटक होता था। मंत्री परिषद का प्रधान खल्लाटक होता था। अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक जो है ना बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। अशोक जो है ना ये बिंदुसार का ही उत्तराधिकारी बना और अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक जो है ना 269 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, कितने वर्ष पहले? 269 वर्ष पहले जो है ना मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम, इनकी माता के नाम की बात करें तो सुभद्रांगी था, जो है ना दिव्यावदान के अनुसार मानते हैं तो ये सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब ये राजगद्दी पर बैठे तब जो है ना अशोक जो है ना अवंती का राज्यपाल था। आगे देखते हैं। मस्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम आता है। इनमें देखते हैं तो अशोक का नाम ही मिलता है। इन सब अभिलेखों में जो है ना अशोक का नाम अशोक ही आता है। अशोक को अशोक नाम से ही संबोधित किया गया है। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प ब्रैकेट रिलीफ कल्चर शिलालेख में अशोक प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। अगर कर्नाटक गुलबर्गा जिला में हम लोग देखें कनगनहल्ली जिससे जो मूर्ति शिल्प प्राप्त हुआ है वो रिलीफ कल्चर में लिखा गया और ये अशोक के प्रस्तर रूप चित्र को साथ इसको दर्शाया गया है, यानी अशोक का एक बहुत ही खूबसूरत चित्र के साथ इसको दर्शाया गया है, जिसको रानियों अशोक कहा गया है, यानी राजा अशोक कहा गया है। कर्नाटक भाषा में है रानियों अशोक यानी राजा अशोक। भ्राऊ अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। अगर भ्राऊ अभिलेख की बात करें तो उसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों की बात करें तो पुराणों में अशोक का उल्लेख जो है ना अशोकवर्धन के नाम से मिलता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजगद्दी पर तोसली पर अधिकार कर लिया और राजगद्दी पर बैठा और तोसली में जो ना अधिकार अपना स्थापित कर लिया। तोसली पे कलिंग ये जो है ना ओडिशा में है। कलिंग जो है ना अभी वर्तमान ओडिशा में है, ठीक है। वहां पे आक्रमण किया और वहां पे आक्रमण करके विजय हुआ और वहां पे अपना राज्य स्थापित कर लिया, क्षेत्र में मिला लिया। पिलनी का कथन है कि मिस्र का राजा, पिलनी कहते हैं कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमीदित्य ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा। डियानिसियस नाम का एक राजदूत जो है ना पाटलिपुत्र में भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था। बौद्ध धर्म का जो है ना दीक्षा किनसे लिया था? उपगुप्त नामक बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था इसने, ठीक है। अब देखते हैं आगे। नोट में क्या है? अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, यानी अशोक जो है ना पहले जो है ना ब्राह्मण धर्म को पालन करते थे। कल्हन के राजतरंगिणी से पता चलता है, कल्हन द्वारा रचित पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी। उनसे पता चलता है कि
शैव धर्म का उपासक था, कि अशोक जो है ना पहले शैव धर्म यानी शिव की पूजा करते थे, शिव के धर्म को पालन करते थे, शिव पूजा करते थे वह। निग्रोह के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। निग्रोह एक बार प्रवचन दे रहे थे, उन्हीं प्रवचन को वो सुने, तो सुनने के बाद जो है ना उनका हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को वो अपना लिया। अहरोरा लेख है, इसमें जो है यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अहरोरा लेख की माने तो ये पूरी तरह से घोषित किया गया, इसमें घोषणा की गई कि बौद्ध धर्म का ही जो है अशोक अनुयायी था, उसी का स्मरण करते थे, उसी का पालन करते थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख, यानी अशोक के जितने शिलालेख हैं उनके बारे में देखते हैं, उनमें वर्णित विषय और उस शिलालेख में क्या क्या बातें कही गई है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ देखते हैं शिलालेख, इधर विषय। प्रथम शिलालेख में क्या किया गया, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। इसमें जो है ना पशु बलि की निंदा की गई। पशु बलि की निंदा इसलिए की गई है क्योंकि ये बौद्ध धर्म को अपना चुके थे और उस समय के समाज में पशु बलि काफी ज्यादा होते थे, जिनके कारण जो है ना किसानों को खेती वगैरह में सहायता नहीं मिल पाती थी, खेती की उपज में कमी हो रही थी। कि कारण था कि उस समय समाज में जो पशु की कमी होने लगी थी और ब्राह्मण दान वगैरह जो काफी ज्यादा मात्रा में प्रचलित थे, तो पशुओं को दान दिया जाता था और उन पशुओं के साथ फिर इसके कारण पशु की कमी होने लगी थी, जिसके कारण जो है ना ये उस समय ये पशु का मांस भी खाते थे, इसीलिए पशु की कमी होने लगी थी, जिसके कारण जो है उस समय उपज में भी कमी आने लगी थी, खेती कम होने लगी थी। दूसरा देखते हैं शिलालेख, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। देखते हैं कि ये अशोक के शिलालेख में मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा की बात कही गई है कि दोनों की चिकित्सा होनी चाहिए। उनके लिए काफी वेद वगैरह जितना वेद है जो चिकित्सा करते हैं उनके होने चाहिए। हमारे राज्य में वेदों की नियुक्ति की जाए और उनको जो है ना सभी को चिकित्सा मिले। तीसरा शिलालेख इसमें देखते हैं, राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया गया, राजकीय अधिकारी राज्य में जितने लोग काम करते थे उसके शासनकाल में, उन अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत यानी 5 साल के बाद दौरे पर जाए। इससे कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख है, इसमें जो है ना कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। 5 वर्ष के दौरान वो हर सर्वे करने जाए, यानी समाज प्रजा के बीच में जाए, उनके दुख तकलीफों उनके समस्याओं को सुने और उसका निदान करने के लिए फिर उपाय सोचे। कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख मिलता है। तीसरा शिलालेख में देखते हैं तो कुछ धार्मिक नियम का भी इसमें उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इसमें जो है ना भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। इसमें जो है ना देखते हैं कि भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष की बात की गई है। पांचवा शिलालेख देखते हैं, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। पांचवा शिलालेख में जो धर्म महामात्र यानी धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले महामात्रों, धर्म की व्याख्यान करने वाले महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, यानी उनकी जो है ना वैकेंसी निकाली गई और उनकी नियुक्ति करने की व्याख्या की गई। इसमें अब जबकि छठा शिलालेख, इसमें जो है ना आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। इसमें जो है ना आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई, यानी हमें अपने आप में सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए, हमें अपने आप स्वयं का आकलन करना चाहिए और हमें आत्मनियंत्रण करना चाहिए। किसी आवेश में नहीं आना चाहिए, किसी आवेश में कोई गलत काम नहीं उठाना चाहिए, यानी हम लोग को अपने आप में नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, अपनी इंद्रियों में नियंत्रित स्थापित करनी चाहिए। अब देखते 7वां वो 8वां शिलालेख, इसमें जो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। इसमें अशोक जितने भी तीर्थ यात्रा किए उन यात्राओं का उल्लेख मिलता है। 9वां, इसमें जो है ना सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है ना सच्ची भेंट एवं सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। सच्ची भेंट का अर्थ है कि ये नहीं कि राजाओं से मिल लेना ही सच्ची भेंट होती है या किसी और व्यक्ति से मिल लेना। सच्ची भेंट यानी अपने अंदर के जो आत्मा है उनसे भेंट करने की बात कही गई है। और इसमें जो ना सच्चे शिष्टाचार यानी आप कैसा, आपका व्यवहार कैसा है, आपका नेचर कैसा है, ये सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख के बारे में किया गया है। अब 10वां शिलालेख देखते हैं, इसमें अशोक ने जो है ना आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। राजा और उच्च अधिकारी जो है ना हमेशा जो है ना प्रजा के हित में सोचे
और 11वीं शिलालेख, इसमें जो है ना धर्म की व्याख्या की गई, इसमें जो है ना धर्म की व्याख्या की गई है, यानी धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख की बात करें तो इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों में सम्मान की बात की गई है। यानी इसमें जो है ना आप देखते हैं कि 12वां शिलालेख में जहाँ पुरुषवादी मानसिकता थी, उस पुरुषवादी मानसिकता को तोड़ने के लिए इन्होंने जो है ना स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का प्रारंभ किया और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की है, और बोले कि सभी प्रकार के जो भी विचार हो उनका सम्मान करो, महिलाएं भी अपने तरफ से जो तर्क दे उनके बातों का भी सम्मान होना चाहिए। 13वां शिलालेख, इसमें देखते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। कलिंग 13वां शिलालेख में देखते हैं कलिंग युद्ध एक बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ा गया था। इसमें लाखों सिपाही अपना जान गंवाए थे और तथा उनका जो है ना अंग भंग भी हुआ था, यानी किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, इस तरह की घटनाएं घटी थी। इसमें अनेकों जो है ना महिलाएं विधवा हो गई, अनेकों के भाई छीन गए, अनेकों माताओं का उनका बेटा छीन गए, काफी अधिक मात्रा में, लाखों की मात्रा में जो है हत्या हुई थी। इसमें युद्ध में लोगों को मारे गए थे। आगे देखते हैं 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने लोगों से कहा कि आप जो है ना धार्मिक जीवन जिए। अगर कोई भी धार्मिक जीवन जीना प्रारंभ कर दे तो जाहिर सी बात है कि वो अहिंसक हो जाएंगे, हिंसा को वो किसी रूप में अपनाएंगे नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म जो है हिंसा की बात नहीं करता है, अच्छे विचार लाने की बात करता है, बुरे विचारों से दूर रहने की बात करता है। ठीक है, इसलिए वो धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब आगे देखते हैं, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया। अशोक सबसे पहले जो है ना अपने राज्याभिषेक के, यानी जब से वो राजा बने थे तब से 10वें वर्ष में जो है ना वो बोध गया क्यों गया? क्योंकि जानते हैं कि गौतम बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। तो प्रथम में वो बोध गया गए, वहाँ पे घूमे, वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, यानी राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, यानी बोध गया के 2 वर्ष के बाद जो है ना निगाली सागर धर्म यात्रा में गए एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी नामक यात्रा किए। लुम्बिनी पे, जहाँ लुम्बिनी के जंगल में ही उनका जो है ना जन्म हुआ था, वहाँ पे वो गए हैं अशोक। आगे देखते हैं, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। यानी अशोक ने जो है ना आजीविकों के लिए, जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे और उनके जो आजीवक थे, उन आजीवकों के रहने के लिए, जो बौद्ध धर्म प्रचारक वगैरह जो करते थे उनको आजीवक कहा गया। उनको जो है ना रहने के लिए ठंडी सर्दी गर्मी, इन मौसमों में बरसात, इन मौसमों में उनको रहने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो उन्हीं के दिक्कत को देखते हुए जो है ना इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण किया और उनका नामकरण भी रखा गया था। उन गुफाओं का क्या क्या नाम था? कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाएं बनाए गए थे, जिनमें वो इन समय सर्दी गर्मी बरसात, इन समयों में वो अपना समय व्यतीत करते थे आजीवक। आगे देखते हैं, अशोक के पुत्र दशरथ, यानी अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया। अशोक के जो है ना पुत्र थे वो दशरथ थे, ने आजीवकों को जो है ना नागार्जुन नामक गुफा जो है ना प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। अशोक के जो 7वें स्तंभ लेख है उसमें जो है ना आजीवकों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, तथा महामात्रों को आजीवकों की हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, तथा महामात्रों को जो है ना आजीवकों के हितों, यानी आजीवक जो थे उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री जो है ना संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। देखिए अशोक ने जो है ना हमारे पड़ोसी विदेश तक जो है ना बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार एवं फैलाने में काफ़ी मदद किए हैं, जिनके कारण देखते हैं कि अशोक ने जो है ना श्रीलंका तक जो है ना बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था अपने शासनकाल में, अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के द्वारा।
बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। अगर बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों को अगर माने तो उनके अनुसार देखें तो अशोक ने जो है ना 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। 84,000 स्तूप, जैसे सांची का स्तूप है वैसे ही 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम जो है ना अशोक ने करवाया था। भारत में अगर सर्वप्रथम देखें शिलालेख यानी पत्थर पर लेख लिखने का सर्वप्रथम श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अशोक को जाता है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमेक लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के शिलालेख में देखते हैं तो 4 लिपियों का प्रयोग किया गया, वो ब्राह्मणी, खरोष्टी और ग्रीक और अरमाइक लिपि दिखते हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से हमें प्राप्त होता है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी से और मनसेरा पाकिस्तान जो वर्तमान में है से, और शेष भारत में ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख मिलता है और शेष जो बच जाते हैं वो भारत में ही इसका अभिलेख का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं नोट में क्या, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी खरोष्टी लिपि जो देखें तो ये राइट साइड से जो है लेफ्ट साइड की ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसके अभिलेखों की बात करें तो उनको जो है हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज का श्रेय इनको जाता है। इनकी संख्या कितनी है, शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। 1800 इतना में जो है ना जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के जो स्तंभ लेख लिखे गए हैं उसकी संख्या कितनी है, 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, जो केवल और केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। 6 अलग स्थानों से प्राप्त हुई है और ये जो है ना शिलालेख 6 अलग स्थानों से जो है ना प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग स्तंभ लेख ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। ये जो है ना प्रयाग स्तंभ लेख ये अशोक के द्वारा जो लिखी स्तंभ लेख थी उनको जो है ना वो अकबर जैसे महान सम्राट ने जो है ना इलाहाबाद के किले में सजाने के लिए उनको कौशाम्बी से यहाँ उखाड़ के लाकर यहाँ स्थापित किए हुए हैं। दिल्ली टोपरा यह स्तंभ लेख फिरोज शाह राजा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से जो है ना दिल्ली लाया गया। यानी इसका शिलालेख इतना बेहतरीन था, इसका डिजाइन इतना अच्छा सा था जो कई राजा की आंखें चौंधिया जाते थे और उनको अपने राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते थे। टोपरा से दिल्ली लाए। उसी प्रकार आगे देखते हैं दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। अब देखते हैं दिल्ली मेरठ लेख को जो ना फिरोज शाह द्वारा जो है ना लाया गया। अब यहीं पे कुछ बातें थी मौर्य प्रांत और राजधानी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तरापद की राजधानी की बात करें तो कहाँ थी, तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी की बात करें तो कहाँ थी, उज्जैनी थी। और कलिंग की राजधानी कहाँ, तोसली। दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी और प्रासी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र। वहीं देखते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। अर्थशास्त्र में जितने वर्णन किए गए तीर्थ को लेकर उसके बारे में देखते हैं। मंत्री को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री। पुरोहित का काम क्या था, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान बनाया गया था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था, ये सेना के विभाग का देखता था। युवराज क्या था, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र को युवराज कहते थे। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक को द्वारिक कहते थे। अंतवेदिक अंतपुर का अध्यक्ष बनाया जाता था। समाहर्ता आय का संग्रहहर्ता को समाहर्ता कहा गया। सन्निघाता राजकीय कोषाध्यक्ष, राज्य के जितने भी कोष में आते थे जमा पैसे आते थे उसको कोषाध्यक्ष बनाया गया था, उसको सन्निघाता कहते थे। उसके बाद देखते हैं प्रशास्ता यानी कारागार का अध्यक्ष, जिसमें कैदी वगैरह को रखा जाता था उनको प्रशास्ता कहा गया है। उनकी देखरेख जो करते थे उनको, यानी कैदियों का जो जेल में जो द्वारपाल लोग रहते थे उसको कहा गया। प्रदेशिष्ट ये कमिश्नर को कहा गया। पौर ये नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारी ये प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक किसे, नगर का रक्षा का अध्यक्ष होता था, उसको नायक कहते थे। कर्मांतिक
ये उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष होता था। जिस समय उस समय जो मौर्य काल में जो भी उद्योग वगैरह चलते थे, टेक्नोलॉजी को लेकर तलवार वगैरह जो भी बनाए जाते थे, वो उद्योगों को जो है ना कारखानों का अध्यक्ष बनाया गया था कि कौन अस्त्र किसके लिए बनाए जा रहे, कितने मात्रा में बनाए जा रहे थे, इससे देश को कोई खतरा तो नहीं है, इसका देखरेख के लिए ये कर्मांतिक बनाया गया था। मंत्री परिषद ये अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, सेना के जितने भी सामान होते थे उनको एक जगह एकत्रित करने वाला को दंडपाल कहें। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक यानी किले की यानी प्राचीर या किला या दीवारों की जो रक्षा करते थे, द्वार के सामने जो खड़े होते थे उसको दुर्गपाल कहा गया। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा, अंतपाल उसको कहा गया जो सीमावर्ती यानी दूर दराज जो है ना, दूर दराज रहकर जो है ना दुर्गपालों की रक्षा करते थे। रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। अगर रामपुरवा की बात करें तो यह स्तंभ लेख कहाँ है? चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज जो है ना 1872 में कार्लायल ने किया था। लोरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदगढ़ ये कहाँ है? चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर चित्र बना हुआ है। आगे देखते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख की बात करें तो उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख जो है ना, अशोक के जितने अभिलेख लिखे गए हैं उनमें से 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमिदई है। रूमिदई अभिलेख की बात करें तो वो सबसे छोटा है एवं सबसे बड़ा में क्या है? 7वां अभिलेख है। इसी में लुम्नी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। यानी 1/8 का मतलब है कि 1/8 8 हिस्से में से आपको 8 हिस्सों में से आपको एक ही हिस्सा कर के रूप में आपको देना है। ठीक है। लुम्नी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया। लुम्नी गांव में जो धार्मिक कर के रूप में जो है ना पशु बलि की बात करते थे, पशु की जो बलि करते थे उस बलि पे जो है ना पहले जो है ना उसके लिए कर देना पड़ता था, लेकिन वो कर जो है ना उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि देखते हैं इनके शिलालेखों में से एक शिलालेख ये भी है, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, जिसके कारण जो है ना बलि अगर हो रही तो उस पर माफ कर दिया गया है। नोट महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सौगोरा का ताम्र पत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। राज्य के द्वारा इन समय जो युद्ध कोई जो है ना महाविपदा या सूखा या अकाल जब पड़ जाता था उसके समय जो है ना प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य जो किए जाते थे, बचाव कार्य किए जाते थे, उसका विस्तरण प्राप्त होता है। इसका जो है ना उल्लेख उसमें किया गया है। आगे देखते हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम जो है ना शिलालेख है उसमें कहा गया कि ये सभी जो है ना मनुष्य ही मेरे बच्चे हैं, यानी उनकी जितने भी प्रजा हैं सभी प्रजा को वो अपने बच्चे के समान मानते थे। अशोक का सार-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमैक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। अशोक का जो है सार-ए-कुना कंदहार अभिलेख जो है ना ग्रीक और अरमैक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनकी नियुक्ति जो होती थी, साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति होती है, उसके पूर्व जो उनके चरित्र का काफ़ी जांचा परखा जाता था। जैसे अभी के वर्तमान समय में इंटरव्यू लेकर जांचा परखा जाता है, वैसे उस समय भी जो है ना उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था। उसके बाद जो है ना उनकी नियुक्ति की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उस समय जो है इसको उपधा परीक्षण के नाम से जानते थे। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। सम्राट की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें जो है ना सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। इस मंत्री परिषद में कितने लोग होते थे? 12, 16 और 20 के सदस्यों की होती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में देखते हैं तो वो तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहते थे, जिसे महामात्र कहा जाता था। इसकी संख्या जो ना 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था।
इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जो है ना जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय जो है ना मौर्य साम्राज्य थे वो उन प्रांतों की संख्या जो है ना 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा गया। इस प्रांत को जो है ना चक्र कहते थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। इस पे जो है ना शासन करते थे, इसकी जो देख रेख करते थे वो कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक कहलाते थे। आगे देखते हैं। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। इन 5 प्रांतों का जो विभाजन विषय में किया गया था जिसके अध्यक्ष को विषपति कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन में अगर देखें तो सबसे छोटी इकाई कौन सी आती थी? ग्राम आती थी। जो और ग्राम का देखभाल करने वाले जो मुखिया होते थे उसको ग्रामिक कहते थे। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति और उसके कार्य क्या थे? समिति कार्य प्रथम समिति क्या है? उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। प्रथम समिति जो बनाई गई थी वो उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करते थे कि हम हमारे समाज में क्या क्या उद्योग चल रहे, टेक्नोलॉजी क्या क्या चल रही है, लोहा उद्योग, अस्त्र शस्त्र जो बनते थे उनके उद्योग, उनको निरीक्षण करता था। और शिल्प कार्य यानी लोहे और शिल्प कार्य में जो पत्थर वगैरह के जो कार्य, नक्काशी वगैरह होते थे उसकी देखभाल करते थे। द्वितीय विदेशियों की देखरेख। विदेशियों से देखरेख, जो विदेश से जो यात्री आते थे या यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से आते थे, बौद्ध धर्म को जानने के उद्देश्य से आते थे, उनका वो लेखा जोखा रखते थे। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना। हमारे प्रजा में हमारे क्षेत्र में, इसके जो है ना शासन के क्षेत्र में जितने प्रजा वगैरह रहते थे उनका जन्म मरण का, मृत्यु का विवरण रखते थे। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करते थे। व्यापार कौन कौन से व्यापार किए जा रहे हैं, किनके साथ किए जा रहे हैं, और वाणिज्य कितने हमारे पास अनाज वगैरह हैं, इनका वो देखभाल करते थे। पंचम जो है ना निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। जो जो वस्तुएं बिक्री होती थी उनका जो है ना निरीक्षण करते थे। षष्ठ में क्या? बिक्री कर वसूल करना। आप जितना बेच रहे हैं उसका जो जितना % कर बनता था उस समय, उस कर का जो है ना वसूल करते थे उनके सैनिक लोग, समिति के लोग। प्रशासकों में सबसे छोटा प्रशासक में अगर सबसे छोटा देखें तो वो कौन था? गोप था जो 10 ग्रामों का शासक संभालते थे। जो 10 ग्रामों को संभालता था उसको गोप कहते थे। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मेगास्थनीज की माने तो उनके अनुसार जो है नगर का प्रशासन यानी नगर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना 30 सदस्यों का मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। जो अभी हम लोग यहाँ पे देखे वही 6 समितियाँ जो है ना नगर का प्रशासन को देखते थे। प्रत्येक समिति 5 सदस्य थे। ये जो समिति थी इनके प्रत्येक समिति में जो है ना कितने सदस्य थे? 5-5 सदस्य थे। तो 5 × 6 हो गया 30 सदस्य। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग मिलता था। यहाँ जो बिक्री कर है इस बिक्री करके मूल्य का जो है ना 10वां भाग वसूल किया जाता था। इससे जो है ना बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। जो कर टैक्स नहीं भरते थे उनको जो है ना टैक्स बचाने के जुर्म में मृत्युदंड तक दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मेगास्थनीज की माने तो एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी थे, यानी सड़क का निर्माण करना है, कहाँ से कहाँ तक सड़क बनेगी इसके निर्माण का अधिकारी होता था एग्रोनोमाई। जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक एवं 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। चंद्रगुप्त का पुत्र जो था जस्टिन, इनके अनुसार माने तो जो है ना लगभग सेना में कितने 50,000 अश्वरोही यानी अश्व से लैस घोड़ा, रथ के साथ जो है ना युद्ध लड़ने वाले, रथ और घोड़े के ऊपर चढ़ के युद्ध लड़ने वाले सैनिक कितने थे? 50,000। और हाथी में चढ़ के सैनिक लड़ने वाले कितने थे? 9,000। और 8,000 रथ थे। यानी उनके पास जो है ना विशाल सेना था। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार
चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यानी जस्टिन की माने तो वो जो है ना, चंद्रगुप्त ने जो अपना युद्ध वगैरह लड़े, वो साम्राज्य का जो विस्तार किया, वो 6 लाख की फौज लेकर, सेना लेके युद्ध लड़ते थे और उसी में से सारे राज्यों को वो जीतते चले गए। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अब इसमें आशंका जताई गई कि यह बात जो 6 लाख की सेना कह रहे हैं, ये बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। लेकिन यह जो बात कही जा रही है, ये पूर्णतः सही है कि पश्चिम भारत जो है ना, पश्चिम भारत के क्षेत्र को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। यानी सेल्यूकस को हराया, उसके बाद उसके सारे राज्य को अपने में मिला लिया और वहाँ से जो उनके जो जनता उनसे परेशान थे उनके राज्य में, उनसे उनको मुक्त करवाया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। जस्टिन ने जो है ना, चंद्रगुप्त की सेना को जो है ना, लुटेरों की सेना कहा है। ये जस्टिन जो इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने जो है ना, इसको लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे। युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध होता था तो उस क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसको नायक कहते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। इनकी माने तो 6 लाख पैदल सिपाही, यानी 30 लाख इधर घुड़सवार और 9,000 जो ना हाथी में सवार होकर युद्ध लड़ते थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मेगास्थनीज की माने तो इनका जो है रखरखाव 5 सदस्यीय यानी 5-5 सदस्य की एक समिति होती थी, 6 समितियां होती थी, वो इसका देखरेख करते थे। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। ये जो है ना, मौर्य प्रशासन में महामात्य सर्प नामक एक महामात्य का नाम था, ये सर्प नामक अमात्य के अधीन जो है ना गुप्तचर विभाग रखा गया था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। अर्थशास्त्र की माने जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, चाणक्य के लिए द्वारा लिखी गई, उसमें जो है ना गुप्तचर को क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया। जो एक ही स्थान पर रहते थे और वहाँ जितने राज्य में जो भी हलचल होते थे उनका वो देखते थे और उसको आगे चल के वो अपने अधिकारी को वो सूचित करते थे। उनको जो है ना, एक ही स्थान पर रहकर करने वाले को क्या क्या गुप्तचर को संस्था कहा गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया। जो एक स्थान से दूसरे स्थान टहलते हुए गुप्तचर करते थे उनको संचार कहा गया है। अब यहाँ देख लेते हैं सैन्य समिति एवं उनके कार्य। समिति और कार्य। प्रथम समिति क्या था? जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख करता था। चतुर्थ जो है ना अश्वरोही सेनाओं की देखरेख करता था। पंचम जो है ना गज सेना की देखरेख करता था। षष्ठ जो है ना रथ सेना का देखरेख करता था। अब देखते हैं आगे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश राजुक कहा जाता था। जनपद के न्यायालय के जो है न्यायाधीश होते थे उसको राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो भी सरकारी भूमि रहते थे उनको सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को, बिना वर्षा के जो खेती अच्छी होती थी जिस भूमि पे, उसको आदेव मातृक कहा जाता था। उस समय में उसको आदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया था। द्रोण से जो है ना अनाज को मापने का कार्य किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज के माने तो उन्होंने जो है ना भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित कर दिया है। कौन कौन से है वो? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। इन 7 वर्गों में जो है ना पूरा समाज जो है उस समय बटा हुआ था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र रूप से जो
वैश्यावृत्ति को, देह व्यापार को जो अपनाती थी महिलाएं, उनको जो है ना रूपा जीवा कहलाती थी, वो जो है ना रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में, नंदवंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त किए थे। नंदवंश का खात्मा करने के लिए जो है ना ये हेल्प के रूप में जो है ना कश्मीर के राजा से मदद मांगे थे। मौर्य शासक 137 वर्ष तक रहा। मौर्य शासन जो है ना 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार, भागवत पुराण के माने तो उनके अनुसार जो है ना मौर्य वंश में 10 राजा हुए। मौर्य वंश में इन 137 वर्षों में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण की माने तो इनके अनुसार 9 ही राजा हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम शासक की बात करें तो मौर्य वंश का तो वो बृहद्रथ था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। इसकी अगर हत्या की बात करें तो इसका सेनापति जो था उन्होंने ही इनकी हत्या कर दिया था, और इन्होंने 185 ईसा पूर्व में कर दिया और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। और इन्होंने जो है ना मगध वंश पर जो है ना शुंग वंश की नींव डाली। अब नोट देखते हैं। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र, अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। तो हम लोग ये मौर्य वाला कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 15 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट कर चुके हैं। तो मौर्य साम्राज्य हम लोग चैप्टर नंबर 15 खत्म कर चुके, कंप्लीट कर चुके। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ब्राह्मण साम्राज्य। शुंग एवं कन्नव राजवंश, शुंग एवं कन्नव राजवंश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपने राजधानी विदिशा में स्थापित किया। शुंग वंश ने जो है ना अपनी राजधानी कहाँ बनाया? विदिशा में बनाया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने जो है ना यूनानी शासक मिनांडर के साथ युद्ध लड़ा और उसमें जो है ना उनको ये पराजित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए, 2 बार जो है ना अश्वमेध यज्ञ किए। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। पतंजलि जो है ना, पतंजलि ने अश्वमेध कराए। ये जो है ना पतंजलि एक पुरोहित थे, इन्होंने जो है ना अश्वमेध कराया। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दिया। इनकी भी जो हत्या हुई 73 वर्ष की उम्र में। और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना हुई। और मगध की गद्दी पर ऐसे अब देखते हैं कन्नव वंश आ गया। कन्नव वंश का अंतिम राजा सुशर्मन हुआ। कन्नव वंश का अंतिम राजा की बात करें तो कौन था? वो सुशर्मन था। सातवाहन राजवंश, सातवाहन राजवंश में देखते हैं। अब सातवाहन राजवंश में देखते हैं। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व यानी 60 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 60 वर्ष पहले में सुशर्मा की हत्या कर दी। सुशर्मा जो थे उनकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की और उनकी गद्दी को जो ना इन्होंने हासिल कर लिया। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित कर लिया। सातवाहन वंश ने जो है ना अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थापित कर लिया, परिस्थान नामक स्थान पे। पर देखिए परिस्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगर प्रतिष्ठान की बात करें तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। ये जो है ना सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वरिष्ठ पुत्र और पुलु मावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी थे। ये जो है ना सातवाहन वंश के वंशज रहे हैं, इनके वंश रहे हैं। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किए। सतकर्णी ने जो है ना 2 अश्वमेध किए और 1 राजसूय यज्ञ किए। इसमें जो है ना अश्वमेध में क्या होता है? अश्व को छोड़ा जाता था और अश्व जहाँ तक जाता था वो क्षेत्र उसी के माना जाता था। एवं 1 राजसूय यज्ञ किए। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं
गुणाढ़ थे। सातवाहन शासकों के समय जो है प्रसिद्ध साहित्यकार यानी लेखक में देखे तो हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गथा सप्तशती तथा गुणायन बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना किया। देखते हैं सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने जो सिक्के चलवाए अपने, वो चांदी, तांबे, सीसा के सर्वाधिक प्रोटीन और पोटीन एक सफेद व्हाइट कलर का होता था। पोटीन ये चांदी की तरह ही दिखता है। कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। इन धातुओं का जो है ना वो सिक्के के रूप में काफी ज्यादा प्रचलन करवाया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाते थे। और ये सिक्का जो बनाते थे, सिक्का जिसको ढाल कर ये सिक्का बनाते थे, उस धातु को वो कहाँ से मंगाते थे? रोम से मंगाते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। यानी हम लोग जानते हैं कि समाज में जो है ना पहले क्या होते थे, हमारे पूर्वज जो है ना ब्रह्म दान के रूप में भूमि को अपना दान कर देते थे। उनका जो है ना शुरुआत किन्होंने किया था? सातवाहन शासकों ने किया था। भूमि दान का सर्वप्राचीन पूरा लेखीय प्रमाण, पूरा अगर भूमि दान का देखें सबसे प्राचीन लिखा हुआ प्रमाण, लिखित प्रमाण देखें तो शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों ने नानाघाट अभिलेख में मिलता है। नानाघाट अभिलेख में मिलता है जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ हुआ और उसमें यज्ञ में जो है ना पुरोहित को पूरे के पूरे एक गांव दान में देने की उल्लेख मिलता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों की अगर राजकीय भाषा देखें तो वो क्या थी? प्राकृतिक थी और लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। यानी वो मातृप्रधान जो है ना समाज रहा है और मातृता ढांचे का आभास मिलता है। जैसे गौतमी पुत्र, यानी गौतमी उसकी माता का नाम होता है और उनका पुत्र आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम से होता था। उनके जो राजा से होते थे उनका नाम जो है ना उनकी माताओं के नाम पर रखा जाता था। गौतमी पुत्र, जैसे में देखते गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र यानी वशिष्ठ उसकी माता थी, उसके पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था। लेकिन देखते हैं सातवाहन जो है ना राजकुल ये जो है ना पितृसत्तात्मक था, लेकिन माताओं के नाम पर ही उनके पुत्रों का नाम रखा जाता था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। इस प्रकार भी हम लोग मान सकते हैं कि पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पे जो भी बैठते थे ना उनकी पुत्रियां नहीं बैठा करती थी, बल्कि उनके पुत्र लोग बैठते थे। तो इस प्रकार पितृसत्तात्मक राज्य का हमें पता चलता है। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा। गोलमिक को जो ना सौंपा। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। गोलमिक जो है एक सेना टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे, 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापना कृति है कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती किला का विकास। ये सभी जो है इसके स्थापत्य कृतियां हैं जो सातवाहनों के द्वारा रची गई हैं। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यानी दक्षिण का जो है ना सारा साम्राज्य जो है ना यही लोगों के अंतर्गत था, जिसके कारण उसका जो है ना दक्षिणापथ का इनको स्वामी कहा जाता था। यानी दक्षिण भारत के दक्षिणी क्षेत्र के स्वामी कहलाते थे, यानी साउथ वाले एरियाज के स्वामी कहलाते हैं। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चैदी राजवंश कलिंग, चैदी राजवंश के बारे में आप देखते हैं, ये कलिंग में था। कलिंग यानी उड़ीसा में था। अशोक की मृत्यु के उपरांत, अशोक जब मृत्यु हो गई, उनकी जब मृत्यु हो गई तो संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चैदी राजवंश का उदय हुआ। कलिंग में जो है ना चैदी राजवंश का जो उदय हुआ, इनकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलते हैं। चैदी राजवंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलते हैं, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, इनसे मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख जो भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल
इस वंश का प्रतापी राजा था। खारवेल जो है ना इस वंश का प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल जो है ना जैन धर्म को अनुसरण मानने वाले थे। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया। उसने जो है ना उदयगिरी पहाड़ी में जो है ना गुफा का निर्माण करवाया। जैन धर्म के जितने अनुयायी थे उनके लिए ये करवाया। आगे हम लोग देखते हैं। तो आज की क्लासेस हम यहीं तक रखते हैं। ये हम लोग आज इतने चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। ये ब्राह्मण साम्राज्य कंप्लीट कर चुके, मौर्य साम्राज्य कंप्लीट कर चुके, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक रोकते हैं। अब अगले क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत में यवन राज्य का बारे में, जो आक्रमण वगैरह हुए ये सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रोकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आज जय हिंद, जय भारत। लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहें रेगुलर। थैंक यू।